Hello and welcome to the Legacy IS. So today we are going to discuss very important, basically the topic regarding this Donald Trump, that is US President elect controversial news conference. जिस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत कुछ बोला, सबके बारे में बोला, जैसे कि कनाडा को वो 51st स्टेट बनाएंगे, ग्रीनलैंड को वो अपने कब्जे में ले लेंगे, पनामा कनाल के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इजराइल और हमास का जो इशू था, हमास को वार्निंग दिया है कि जो भी होस्टेज आपके पास में उसको आपको छोड़ना है। मेक्सिको के लिए बोला कि जो गल्फ ऑफ मेक्सिको, उसका नाम बदल के हम गल्फ ऑफ अमेरिका रख देंगे। योगी आदित्यनाथ उसके अंदर घुस गए थे इस समय, यूपी उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर। तो ये सारा चीज उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला है। तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लगातार, जैसे होता है ना कि क्रिकेट में कि हर बॉल पर छक्का मार रहे हैं, वैसा उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो इसी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रहा है और कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप जो 2.0 जो सेकंड जो अपनी इनिंग है उनकी एज ए यूएस प्रेसिडेंट, वो कैसी होगी। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जब वो फर्स्ट इनिंग में थे तो वहां पे भी वो धड़ाधड़ यही सब करते थे। जैसे मैक्सिको को लेके उन्होंने मैक्सिको वॉल बनाने का बात कर दिया था, इवन वो काम शुरू भी हो गया था, उसमें भी वो ऐसे ही थे, वैसे ही अभी भी कर रहे हैं। इवन अभी जो है ना, जो 2.0 में सेकंड इनिंग में वो और पावरफुल बन के उभरे हैं। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, कैसे जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप जो 20 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट वहां के हो जाएंगे, जो उनके मन में चलता है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो क्या वो ऐसे ही अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे? और फिर नाटो मेंबर जैसे ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करेंगे, तो जो नाटो मेंबर्स अदर हैं उनको क्या लगेगा? क्या नाटो में आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा? वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो डेफिनेटली आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन पर जरूर आप हिट करो, क्योंकि आपकी एक लाइक जो है ना, हम हमारी जो टीम है उसको मोटिवेट करेगी। तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें, और वीडियो में लास्ट तक रहे, हम हर एक बात पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्या क्या डिस्कशन हुआ था। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो नाटो के मेंबर्स, उनको बोला कि अपना डिफेंस बजट थोड़ा बढ़ाओ, यू हैव टू इंक्रीज द डिफेंस बजट इन कंपैरिजन ऑफ जीडीपी। एक तो ये चीज बोला। सेकंड इज स्पेकुलेशन ऑफ कनाडा बिकमिंग द 51st यूएस स्टेट, वो चाहते हैं कनाडा को 51st स्टेट बना दें। और यूएस एक्विजिशन ऑफ ग्रीनलैंड एंड रीटेकिंग ऑफ पनामा कनाल, पनामा कनाल को फिर से अपने कब्जे में करना है, ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करना है। एंड इजराइल होस्टेज इन गाजा, हमास को वार्निंग दी है कि हमारे प्रेसिडेंट बनने से पहले यू हैव टू रिलीज दोज होस्टेजेस, नहीं तो अच्छा नहीं होगा हमसे हो रहा। क्योंकि आपने अभी बाइडेन को जो 4 साल देखे हैं, जो बाइडेन के, उन्होंने इतना कुछ नहीं किया, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। एंड देन कमेंट्स ऑन एलन मस्क, जो एलन मस्क है उनके ऊपर भी, जो एलन मस्क बराबर कमेंट करते रहते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा की है। तो वो सारा चीज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं अबाउट नाटो के बारे में। सो नाटो के बारे में उन्होंने क्या बोला है, व्हाट ही सेज दैट नाटो डिफेंस, ही प्रपोज्ड यूरोपियन मेंबर्स इंक्रीज कंट्रीब्यूशन टू 5% ऑफ द जीडीपी। मतलब जो डिफेंस बजट है उन लोगों का नाटो में, दैट शुड बी इंक्रीज टू 5% ऑफ द जीडीपी, जो प्रेजेंटली 2% ऑफ द जीडीपी है। अब यूरोपियन यूनियन मेंबर्स और नाटो मेंबर्स आप समझ लो, जो मोस्टली यूरोपियन यूनियन से, आप ब्रिटेन को अलग कर लो यहाँ पे, बिकॉज दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब इन लोगों को जो अपना बजट है वो 2% ऑफ जीडीपी से 5% जीडीपी में बढ़ाना है, जबकि अर्लियर टारगेट था इट वाज 2% ऑफ द जीडीपी। द थिंग इज दिस, जो भी यूरोपियन यूनियन मेंबर्स है और जो नाटो मेंबर्स है ना, if they increase this budget to 5% of the GDP, then chances are that their economy can collapse. उनके पास उतना पैसा नहीं है। And claimed that 2% was insufficient given modern security challenges, कि जो आज के security challenges हैं, जो चाइना का जो बढ़ता हुआ दबदबा है और जो रसिया का बढ़ता हुआ दबदबा है, इन सब चीजों को रोकने के लिए it is not possible to control all those things, and that is the reason is we need to increase the spending to 5% of the GDP। अगर हम नाटो की टोटल स्पेंडिंग देखें तो जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं, अगर इफ यू क्लब ऑल द मेंबर्स टुगेदर, उनकी जो टोटल स्पेंडिंग है दैट इज बेसिकली लेस देन इवन यूनाइटेड स्टेट्स। दैट मींस यूएसए स्पेंडिंग इन द नाटो, दैट इज यूएसए स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, इट इज मच लार्जर देन अदर नाटो मेंबर्स एक्सेप्ट यूएसए। उनका जो टोटल डिफेंस बजट है वो भी यूएसए से कम है। यूएसए का आप देख 860 बिलियन यूएस डॉलर है, करेक्ट है कि नहीं? यहाँ पे आप देख लो, यूके का 65 ओनली, जर्मनी 68 ओनली। आप समझ सकते हो यहाँ पे, अगर इफ कंपेयर करो इनका बजट, तो यूएसए का बजट इफ यू चेक इट फॉर एग्जांपल, इट इज 860 बिलियन डॉलर, 860,
और वहीं पे फॉर एग्जांपल आप देखो कि इसका जर्मनी का कितना है 68, तो फर्स्ट नंबर इसको दे दो, सेकंड नंबर आप इसको दे दो, एंड फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इज यूके, दैट इज थर्ड नंबर यू कैन गिव इट, एंड देन सर्च फ्रांस, फ्रांस का देखो 56 ओनली, दैट इज फोर्थ। तो ये है टॉप जो नाटो मेंबर्स इन कंपैरिजन ऑफ देयर डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो आप समझ सकते हो 860 यूएस बिलियन डॉलर नंबर वन, मतलब टोटल जो है ना इसका यूएसए का ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन यूएसए इज आस्किंग दैट ऑल दोस कंट्रीज यू हैव टू इंक्रीज दिस डिफेंस बजट बेसिकली अप टू 5% ऑफ द जीडीपी नाउ। कितना करना है 5% ऑफ जीडीपी, अर्लियर इट वाज 2% ऑफ द जीडीपी। अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल इनका नेक्स्ट कि अगर आप देखें इनका बजट तो यू विल सी ओवर हियर बेसिकली कि जब पोलैंड है वो पोलैंड का बजट अभी भी फॉर एग्जांपल कितना है अराउंड 4% ऑफ द टोटल जीडीपी। पोलैंड का बजट आपका कितना है अराउंड 4% ऑफ द जीडीपी पोलैंड का है। वहीं पे फॉर एग्जांपल एस्टोनिया 3.43% एंड यूएसए का 3.38%, अराउंड 4% के नियर बाई टू द यूएसए। बट यूएसए का 4% ऑफ द जीडीपी है, बट यूएसए का टोटल जीडीपी इतना बड़ा है कि 4% जीडीपी स्टिल मच लार्जर देन ऑल अदर कंट्रीज टुगेदर। और वहीं पे फॉर एग्जांपल इफ यू चेक इट कनाडा ओनली 1.3%, बेल्जियम ओनली 1.13%, जर्मनी 2.12%। if you just imagine that if they increase their budget to 5% of the GDP every country, then what will happen is they will not left with any other money to spend in any other matters, their economy can collapse. So that is a big problem that is going to happen in the NATO. That means NATO members can start fighting against USA also. वो क्या बोलेंगे कि हमारे भाई इतनी जरूरत ही नहीं है ना। फॉर एग्जांपल बेल्जियम क्या बोलेगा, बेल्जियम बोलेगा कि अगर हम स्पेंडिंग 5% ऑफ जीडीपी कर भी दें तो हमें हासिल क्या होगा, क्योंकि यूएसए इफ दे आर डूइंग स्पेंडिंग 5% ऑफ द जीडीपी देन दे आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, बट हमें तो कुछ नहीं मिलेगा ना। दैट इज व्हाट एक्चुअली दीस कंट्रीज आर सेइंग कि इफ वी इंक्रीज द बजट वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट। हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट है। नाउ इवन आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी देख सकते हो, 2018 का जो ट्वीट है, यू कैन चेक इट ओवर हियर। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे 2018 में क्या ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, व्हाट गुड इज नाटो इफ जर्मनी इज पेइंग रसिया बिलियन ऑफ डॉलर्स। देखना जर्मनी को बोला इफ जर्मनी इज पेइंग बिलियन ऑफ डॉलर्स फॉर गैस एंड एनर्जी, नाटो को क्या फायदा हो रहा है कि जर्मनी जो है ना रसिया से गैस और एनर्जी खरीद रही है, ऑयल खरीद रही है, करेक्ट है। और उसके लिए जर्मनी इज पेइंग टू रसिया डॉलर्स, मिलियन ऑफ डॉलर्स। Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? Commitment in the sense जो 2% of the GDP का जो commitment है वो सिर्फ उन्होंने पूरा क्यों किया है। US is paying for Europe's protection, then losses billion on trade must pay 2% of the GDP immediately, not by 2025, ऐसा बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कि जो 2% ऑफ द जीडीपी, सी जितने भी टोटल नाटो मेंबर्स हैं, इफ यू लीव 8 मेंबर्स देन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर एक्चुअली दे हैव मेड दिस कमिटमेंट ऑफ 2% ऑफ जीडीपी। लेकिन अभी प्रेजेंटली डोनाल्ड ट्रंप सेज दैट इट शुड बी 5% ऑफ द जीडीपी, अंडरस्टूड दिस। और इसमें वो जर्मनी को बोल रहे हैं कि भैया आप रसिया को इतना सारा पैसा दे रहे हो खरीदने में, रसिया को आपने पैसा दे दिया और हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा अपने डिफेंस में बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये भी जानने की जरूरत है जो नाटो मेंबर्स हैं दे आर परचेजिंग वेपन्स फ्रॉम हुम, यूएसए ओनली, और वो यूएसए को पैसा भी दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर वो अपना जो डिफेंस बजट है 5% ऑफ द जीडीपी बढ़ा भी देंगे तो हु विल गेट मोर बेनिफिट, यूएसए ओनली, बिकॉज दे नीड टू परचेज द वेपन्स, एडवांस वेपन्स, बट फ्रॉम हुम, यूएसए ओनली। सो अल्टीमेटली इफ दे इंक्रीज दिस 5% ऑफ जीडीपी, यहाँ पे एजेंडा जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो यही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। आप समझ सकते हो उस चीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, देखो फिर से उन्होंने वही चीज बोला था, क्या बोला था, यूनाइटेड स्टेट इज स्पेंडिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से एक ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ट्वीट किया था कि यूनाइटेड स्टेट इज स्पेंडिंग फार मोर ऑन नाटो देन एनी अदर कंट्री, दिस इज नॉट फेयर नॉर इज इट एक्सेप्टेबल। While these countries have been increasing their contribution since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, US is at 4% of the GDP, and NATO benefits Europe for more than it does the US.
बाई सम अकाउंट यूएस इज पेइंग, आप समझ लो क्या बोला है, यूएस इज पेइंग फॉर 90% ऑफ द नाटो, with many countries nowhere close to their 2% of the commitment. On top of this, European Union has a trade surplus of 150 million with the US, with big trade barriers on US goods. No, that is what, okay, tweet that is done by, ये ट्वीट किसने किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था कि एक तरफ तो हमारा जो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड सरप्लस, जो ट्रेड डेफिसिट है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन ट्रेड सरप्लस में है, दूसरी तरफ आप उतना स्पेंड नहीं कर रहे हो, तीसरी तरफ यूरोप के बाजू में कौन है, रसिया, और हम आपको रसिया से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली टोल्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। अब हम अगर अब देखें तो ये है सारे मेंबर्स, अगर आप देखो तो दीज आर द मेंबर्स जो नाटो मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यूक्रेन अभी आपका नाटो मेंबर्स नहीं है, क्योंकि यूक्रेन हैज ट्राइड टू बिकम नाटो मेंबर्स, बट दैट इज नॉट ए नाटो मेंबर ऑफ दैट। सी अदरवाइज आप देखो यहाँ पे हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, दे आर ऑल बेसिकली द नाटो मेंबर्स ओनली। सो अब नेक्स्ट आता है ग्रीनलैंड पे बात हमारी। इसके बाद उन्होंने क्या किया है, ग्रीनलैंड के बारे में कुछ बोला है। अब ग्रीनलैंड के बारे में क्या बोला है आप समझ सकते हो, यहां पे चेक इट। ट्रंप एम्फसाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। क्या बोला है ट्रंप ने, ट्रंप एम्फसाइज्ड बेसिकली फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बोला, हाईलाइटेड प्रीवियस डिस्कशंस ऑन एक्वायरिंग द टेरिटोरी। ये है फॉर एग्जांपल आपका ग्रीनलैंड, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज यूएसए बेसिकली, नॉर्थ अमेरिका पूरा, एंड दिस इज योर ग्रीनलैंड, दिस इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बेसिकली एक पूरा आइस कवर्ड आइलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और ये ग्रीनलैंड है लेकिन इसमें ग्रीनरी नहीं है, दैट इज कंप्लीटली आइस, ओके। स्नो डिपॉजिट है, लेकिन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जितना भी जो आइस वगैरह होगा दैट स्टार्ट मेल्टिंग, जो भी मिनरल्स इनके अंडर डिपॉजिट होंगे दैट इज विल कम आउट एंड वी कैन एक्सप्लोर, हम उन मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप की एक नजर है इस पे, ठीक है। और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप का इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी के रीजन है, हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये कि ग्रीनलैंड क्यों ये चाहते हैं। सबसे पहले आप ग्रीनलैंड को देखो, ग्रीनलैंड दिखने में बहुत बड़ा लगता है, इफ यू सी द मैप, ये आपका ग्रीनलैंड है और ये आपका इंडिया है, तो दिखने में ऐसा लगेगा कि जो एरिया वाइज देखो तो ग्रीनलैंड एरिया इज मच बिगर देन इंडिया, बट ऐसा नहीं है, इंडिया की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो ग्रीनलैंड से बड़ी है। बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्शंस ऑन द मैप इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोजेक्ट एज इट इज, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इज, जो भी फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर से दूर कंट्री होते हैं उनका मैप वो एरिया साइड में बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन रियलिटी में वो छोटे होते हैं। तो सेम हम आपको बता दें कि जो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज बिगर देन ग्रीनलैंड, और इसीलिए शायद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने गलत पढ़ लिया कि उनको लगा ग्रीनलैंड इतना बड़ा है, उनको लगा इसको हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चीज हमने देखो बताया नाटो का रिप, दैट मींस नाटो स्टार्ट हुआ था 4 अप्रैल 1949 में, और हमने लिख दिया जनवरी 2024 में टाइम में ये खत्म हो गया। ऐसा मैं क्यों बोला हूं, बिकॉज जो ग्रीनलैंड है ये बेसिकली टेरिटोरी है डेनमार्क की। ग्रीनलैंड जो है ना ये सेल्फ गवर्निंग कंट्री एक आइलैंड है, बट अगेन इस पे कब्जे पूरे इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ग्रीनलैंड इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट इज अ डेनमार्क टेरिटोरी। और डेनमार्क जो है वो नाटो का फाउंडिंग मेंबर है, आप समझ सकते हो, डेनमार्क नाटो का फाउंडिंग मेंबर है। That is the reason is if Donald Trump use military power to acquire this Greenland, तो डेनमार्क को बुरा लगेगा, एंड डेनमार्क नाटो मेंबर है, यूएसए भी नाटो मेंबर है, तो ये नाटो मेंबर्स एक दूसरे के खिलाफ आ जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट फ्रांस एंड जर्मनी जो अदर नाटो मेंबर्स है वो क्या बोलेंगे, वो चुप तो नहीं रहेंगे, बिकॉज आज आप ग्रीनलैंड लोगे कल आप कुछ और ले लोगे, बिकॉज फ्रांस की भी कई सारी आइलैंड टेरिटोरी है इन इंटायर दिस वर्ल्ड, सो उस पे भी यूएस कब्जा कर सकता है। तो दैट इज व्हाट बेसिकली द फियर इज कि क्या नाटो के जो मेंबर्स उनमें आपस में वार हो सकता है। इवन कई बार ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दिया था कि हम नाटो से अलग होना चाहते हैं, ऐसा हिंट दिया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अर्लियर, क्लियर। तो दैट इज केस ओवर हियर इज
कि अब क्या होगा नाटो का, क्या ये नाटो का अंत होगा? क्लियर है कि नहीं? क्या नाटो का, क्योंकि नाटो में एक आर्टिकल नंबर 5 है, जो नाटो की जो ट्रीटी है, ओके, उसका एक आर्टिकल नंबर 5 है। आर्टिकल नंबर 5 ये बोलता है अटैक ऑन वन कंट्री इज कंसीडर्ड एन अटैक ऑन अदर कंट्रीज। तो मतलब अगर कोई बाहर का कंट्री नॉन नाटो मेंबर, अगर वो वन नाटो मेंबर पर अटैक करेगा, देन अदर नाटो मेंबर्स विल गोइंग टू हेल्प। और ये आर्टिकल 5 बेसिकली एक ही बार लागू हुआ है अब तक। जब 9/11 का अटैक हुआ था उस समय ये आर्टिकल नंबर 5 अप्लाई हुआ था। तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये सेकंड टाइम के आर्टिकल 5 अप्लाई हो सकता है। बट यहाँ प्रॉब्लम है कि नॉन नाटो मेंबर इज नॉट गोइंग टू अटैक। यहाँ पे क्या है, नाटो मेंबर ही अटैक करा है नाटो मेंबर पे, तो क्या आर्टिकल 5 अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, वो अब आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी देखो, हम आपको कंट्रोवर्सी क्या है, जब इन्होंने ये बोला कि आई कैन एक्वायर, मतलब क्या बोला, हम ग्रीनलैंड को या तो पैसों से खरीद लेंगे या हम मिलिट्री पावर यूज करके ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले, बिफोर दिस न्यूज कॉन्फ्रेंस, जब डोनाल्ड ट्रंप हैज गिवन दिस स्टेटमेंट, बिफोर दैट डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो उनका सन है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, दैट गाय हैज विजिटेड ग्रीनलैंड ऑल्सो। समझ सकते हो आप, मतलब उनका जो लड़का सन है वो 2-3 डेज बिफोर ग्रीनलैंड को विजिट भी किया है। तो इससे ये बनता है कि भैया वो ग्रीनलैंड क्यों विजिट किया है, कुछ तो रीजन रहा होगा। एंड अगर हम ग्रीनलैंड की फॉर एग्जांपल एरिया देखें तो ये आपका ग्रीनलैंड यहाँ पे बनता है। तो ग्रीनलैंड को आप देख सकते हो, इट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय आइस ओनली, नॉट बाय द ग्रीनरी। अब ट्रंप का इंटरेस्ट क्यों है, इफ यू चेक इट, कि व्हाई ट्रंप हैज इंटरेस्ट बेसिकली ऑन ग्रीनलैंड। ट्रंप का प्रपोजल ये है बेसिकली, डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग ग्रीनलैंड साइटिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड रिसोर्सेज, कि जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो स्ट्रेटेजिक है। एंड ही डिड नॉट रूल आउट यूजिंग मिलिट्री, ये बहुत बड़ी बात बोल दी है, यूजिंग मिलिट्री और इकोनॉमिक मेजर्स टू इन्फ्लुएंस डेनमार्क। मतलब हम डेनमार्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या तो बाई मिलिट्री फोर्स और थ्रू इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है कि वो परचेज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलास्का को परचेज किया था, तो दैट इज व्हाट ही कैन परचेज दिस। और मिलिट्री, अब जब मिलिट्री यूज करोगे तो डेनमार्क खुद ही एक नाटो मेंबर है, तो नाटो मेंबर में आपस में झगड़ा हो सकता है। एंड सिंस आई टोल्ड यू इट इज अ पार्ट ऑफ नाटो थ्रू डेनमार्क्स मेंबरशिप, जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ नाटो थ्रू डेनमार्क। एंड इट इज क्रिटिकल फॉर यूएस मिलिट्री बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम। जो ग्रीनलैंड है उस पे जो यूएस का बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है उनके पास। एंड पितुफिक एयर बेस विच ऑल्सो देयर इन ग्रीनलैंड, जो यूएस का एयर बेस है वो भी ग्रीनलैंड पे है। अब ग्रीनलैंड बेसिकली एक आर्कटिक ओशन को ओवरलुकिंग कर रहा है वहां पे, और आर्कटिक ओशन के थ्रू जो यूएस है डायरेक्टली रसिया तक पहुंच सकता है और यूरोप को कनेक्ट कर सकता है इजिली। और आर्कटिक ओशन इन द फ्यूचर जब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी आइस वहां पे होगा, इट इज गोइंग टू मेल्ट एंड इज गोइंग टू एक्सपोज, इट इज डेफिनेटली विल बी हेवन फॉर लॉट ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। तो इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है यूएसए के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोला था कि वहां पे क्या है, यूएस मिलिट्री बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम है और एयरबेस भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज अर्ली वार्निंग बेसिकली सिस्टम है एंड दिस इज एयरबेस फॉर एग्जाम्पल इन ग्रीनलैंड। किसका है ये है यूएसए का। अब ये जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री सिग्निफिकेंस का क्या है, अगर हम वो चीज देखें तो आर्कटिक इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज आर्कटिक इंपॉर्टेंस हियर इज शॉर्टेस्ट रूट्स आपको मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ए शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका रन्स थ्रू आर्कटिक ओनली, करेक्ट है। एंड वाटर बिटवीन ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड ब्रिटेन सर्व एज ए की मॉनिटरिंग पॉइंट फॉर रशियन नेवल एक्टिविटी। एंड मिलिट्री एक्सपेंशन प्लान भी है। फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्कटिक डोमिनेंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। एंड दैट इज द रीजन जो है ना कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नजर है वो है इस पे। आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये दिस इज द ग्रीनलैंड फॉर एग्जांपल, और यहां से फॉर एग्जांपल पैसेज ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, करेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पे दिस इज फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड दिस इज फ्रॉम रसिया, तो सॉरी यूएसए।
अब यूएसए कैन गो फ्रॉम हियर एंड द आर्कटिक एंड देन कम टू दिस साइड ओनली. So this is going to get one important route. And another important thing is this, कि this is very mineral rich and strategically placed Greenland a part of the United States. ये भी एक important है. ये आपका आर्कटिक ओशियन है, करेक्ट, और ये ग्रीनलैंड है, ठीक है. अब ये आपका यहाँ पे डेनमार्क चला जाएगा, ये आइसलैंड है, ये आपका ग्रीनलैंड है, क्लियर है. तो ये यूएसए इसको इजिली यूज कर सकता है, करेक्ट है, इजिली. अब नेक्स्ट हम आपको बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमिक एंड रिसोर्स अपील क्या है इसमें. क्योंकि ग्रीनलैंड जो है ये उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्स भी प्रोवाइड कराएगा, जैसे नेचुरल वेल्थ. ग्रीनलैंड हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स. ग्रीनलैंड के पास क्या है, वास्ट रिजर्व ऑफ मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस. 2023 में एक सर्वे हुआ था कि 25 आउट ऑफ 34 मिनरल्स दे डीम्ड क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स बाय द यूरोपियन यूनियन, they are found in the Greenland. Even European Union having a one diplomacy, they call that raw material diplomacy. क्योंकि ग्रीनलैंड जो है इट इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क ओनली, बट जितने भी यूरोपियन यूनियंस के मेंबर्स हैं दे आर हैविंग आई ओवर इट, एंड दैट इज द रीजन दे आर रनिंग वन डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल डिप्लोमेसी. अब रॉ मटेरियल में अगर आप एक मैप देख लो तो जितना भी आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है, these are all basically oil exploration areas. एंड जो आपको येलो कलर का जो भी मिल रहा है दी है मिनरल एक्सप्लोरेशन एरियाज, और जो रेड कलर का दिख रहा है दे आर आल्सो ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज ओनली ये मैप में. और आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये पूरा एक्सपोज्ड एरिया हो जाएगा, देन यू विल गेट मोर मिनरल्स हियर. इसीलिए यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो भी नहीं चाहेंगे फॉर एग्जांपल कि ग्रीनलैंड यूएसए के कब्जे में चला जाए. अगर डिस्टेंस वाइज देखो तो ग्रीनलैंड डेफिनेटली यूएसए के काफी करीब है, काफी करीब है, एंड दैट इज द रीजन इज यूएसए का इसके ऊपर नजर है पहले से. और चाइना भी यहाँ पे बहुत सारा मिनरल एक्सप्लोरेशन कर रहा है वेरियस कंपनी की द्वारा, एंड दैट इज द रीजन यूएसए इज हैविंग फियर अबाउट चाइना आल्सो कि चाइना विल गोइंग टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हियर. एंड यूरोपियन यूनियन भी अपनी रॉ मटेरियल डिप्लोमेसी यहाँ पे चला रहा है, ठीक है. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, एक बार हम ये चेक कर लेते हैं. अब ग्रीनलैंड का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीनलैंड बिकेम ए फॉर्मल टेरिटोरी ऑफ डेनमार्क इन 1953. 1953 में ये जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का टेरिटोरी बन गया, एंड इज सब्जेक्ट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. किसके कॉन्स्टिट्यूशन, डेनमार्क के कॉन्स्टिट्यूशन. एनी चेंज टू ग्रीनलैंड स्टेटस वुड रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द डेनमार्क. मतलब अगर आप ग्रीनलैंड का कोई भी स्टेटस चेंज करना चाहते हो, दैट मींस इफ यू वांट ग्रीनलैंड टू बिकम ए इंडिपेंडेंट कंट्री, तो भी आपको पहले डेनमार्क का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा. जब वो अलाउ करेगा देन ओनली इट इज पॉसिबल. अगर ग्रीनलैंड यूएसए अपने कब्जे में करना चाहता है, अपना उसको खरीदना चाहता है फॉर एग्जांपल, तब भी आपको डेनमार्क के संविधान में थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल. लेकिन जो ग्रीनलैंड उसको ऑटोनॉमी ऑलरेडी मिल गई है. जैसे इन 2009 ग्रीनलैंड वाज ग्रांटेड सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमी. ग्रीनलैंड को क्या मिल गया है, सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमी ऑलरेडी मिल गया है, इंक्लूडिंग द राइट टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस वाया रेफरेंडम. मतलब ये है कि क्या ग्रीनलैंड अपने आप को इंडिपेंडेंट करार दे सकता है, आंसर हाँ बिल्कुल दे सकता है. ग्रीनलैंड कैन डिक्लेयर इटसेल्फ एज इंडिपेंडेंट कंट्री आल्सो, बट उसके लिए रेफरेंडम कराना पड़ेगा. जो ग्रीनलैंड में जो लोग अराउंड 56,000 और 60,000 जो पीपल वहां पे रह रहे हैं, दे नीड टू एक्सेप्ट इट. बट मेजोरिटी ऑफ द ग्रीनलैंडर जो पीपल है दे डिजायर इंडिपेंडेंस, बट they have problem ki whether it is economically possible or not, and since it is very near to the USA also, and that is the reason because it is not economically possible, then they need to depend on some other countries. ये उनका एक fear है. अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ग्रीनलैंड ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है, ग्रीनलैंड की भी बात सुन लेते हैं. तो ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने क्या बोला है. इन्होंने बोला है
ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, सीधा बोल दिया ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल डायरेक्टली, एंड इट्स ओनली इट्स पीपुल दे कैन डिसाइड इट्स फ्यूचर। उन्होंने सीधा बोला है कि सिर्फ इसके लोग ही इसे डिसाइड कर सकते हैं, ये सेल के लिए नहीं है। पुश फॉर इंडिपेंडेंस कंटिन्यूअस बट फुल इंडिपेंडेंस सीम्स इकोनॉमिकली अनवायबल। इन्होंने बोला है कि क्योंकि उनको राइट टू इंडिपेंडेंस ऑलरेडी मिला हुआ है वाया रेफरेंडम, बट ये बोला है कि इकोनॉमिकली ये पॉसिबल नहीं है, हम सर्वाइव नहीं करेंगे अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाए। तो साफ साफ लफ्जों में बोल दिया है ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर द सेल, ये ओलेक्स पे अवेलेबल नहीं है, आप ओलेक्स पे इसको नहीं खरीद सकते हो, सिंपल। अब इसमें डेनमार्क का क्या कहना है, क्योंकि डेनमार्क की जो पीएम है इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि अल्टीमेटली संविधान तो यही चेंज करेंगे। तो डेनमार्क के पीएम ने बोला है कि वी रिस्पेक्ट फॉर ग्रीनलैंडर्स ऑटोनॉमी, हम जो ग्रीनलैंड के जो पीपल हैं उनकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग को हम रिस्पेक्ट करते हैं। ग्रीनलैंड फ्यूचर लाई विद इट्स पीपल नॉट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो ग्रीनलैंड का जो भविष्य है वो उनके लोग डिसाइड करेंगे, कोई बाहरी ताकत डिसाइड नहीं करेगी, ऐसा साफ साफ डेनमार्क के पीएम ने बोल दिया है। तो आप समझ सकते हो कि सब लोग क्लियर हैं। और वहीं पे अदर जो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं उनका क्या कहना है, तो जर्मनी और जो फ्रांस है उन्होंने भी वार्न किया है ट्रंप को अगेंस्ट यूज ऑफ फोर्स ओवर ग्रीनलैंड, अगर आपने फोर्स यूज किया तो हमें भी फोर्स यूज करना पड़ेगा, ऐसा बोला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको देखें कि जो जर्मनी की तरफ से जो जर्मनी के चांसलर उन्होंने क्या बोला है कि ट्रंप रिमार्क्स हैड ट्रिगर्ड इनकम्प्रेहेंशन अमंग यूरोपियन लीडर्स, समझ रहे हो, द प्रिंसिपल ऑफ इनवायलेबिलिटी ऑफ बॉर्डर्स अप्लाइज टू एवरी कंट्री, सीधा बोल दिया है, regardless of whether it is east of us or to the west, and every state must respect that regardless of whether it is a small country or very powerful state। सीधा सीधा इन्होंने जो वाइस चांसलर जर्मनी उन्होंने बोल दिया है कि ट्रंप भैया अपनी औकात में रहो, लेकिन ट्रंप भैया तो अपनी औकात से बड़े हैं तो वो तो नहीं रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस का क्या कहना है इसमें। फ्रांस ने बोला यूरोप वुड स्टैंड अप इन डिफेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो यूरोप है वो इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करेगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूरोपियन यूनियन लेटिंग अदर नेशंस इन द वर्ल्ड हुएवर दे मे बी अटैक इट्स सॉवरन बॉर्डर्स। क्लियर कर दिया फ्रांस ने भी अपनी कहानी। तो यही दो यूरोपियन यूनियन के बड़े कंट्री है तो इन्होंने अपनी चीजें क्लियर की हैं। डेनमार्क के पीएम काफी टाइम तक चुप थी, लेकिन उन्होंने भी बोल दिया है, लेकिन उन्होंने देखो साफ साफ डेनमार्क के पीएम ने इतनी मतलब ताकत भरे शब्द इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने सिंपली बोल दिया कि ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड के लोग ही डिसाइड करेंगे। ये नहीं बोला कि हम ग्रीनलैंड की सॉवरेंटी को बचाएंगे, हम इनके अगेंस्ट खड़े होंगे चाहे कितनी भी ताकत हो, इतना उनकी बोलने की ताकत नहीं थी। तो वही डेनमार्क है जो नाटो का मेंबर है, अब तक चुप था और अब जाके डेनमार्क वही खाने को बैठ गया, वो नाटो का मेंबर, करेक्ट है। तो ये चीज मैं आपको बता रहे हैं। अगला हम आपको देखें कि क्या कंट्री जो है ना, क्या वो टेरिटोरी को खरीद सकते हैं, जैसे ग्रीनलैंड है उसको खरीदा जा सकता है, तो आंसर हाँ, खरीद सकता है यूएस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पिछला जो देखें 1803 में लुसियाना वाज परचेज्ड फ्रॉम द फ्रांस, यूएस ने एक्वायर किया था। 1867 में अलास्का यूएस ने खरीद लिया था रसिया से, कितने पैसे में, जस्ट 7.2 मिलियन यूएस डॉलर। ये सबसे सस्ती प्रॉपर्टी डील थी, इससे सस्ती कोई प्रॉपर्टी डील भी नहीं है। एंड 1917 में दानिश दैट इज डेनमार्क वेस्ट इंडीज परचेज फ्रॉम डेनमार्क फॉर 25 मिलियन यूएस डॉलर, रीनेम्ड द यूएस वर्जिन आइलैंड, उसको यूएस वर्जिन आइलैंड का नाम दिया गया, जो 1917 में डेनमार्क वेस्ट इंडीज था उसको खरीद लिया गया था। तो पिछले भी पहले भी इसको खरीदा गया है। अब होता है, अब रसिया, डोनाल्ड ट्रंप ने रसिया के ऊपर भी कमेंट मारा है कि जो रसिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, उसको लेके उन्होंने बोला है, क्या बोला है इसमें, फॉर एग्जांपल जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट, इनमें एक ब्रोमांस चलता रहता है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब 1.0 था तब भी सपोर्ट था उनका। तो उन्होंने सीधा बोला रसिया इन्वेडेड यूक्रेन टू प्रिवेंट नाटो फ्रॉम बीइंग ऑन देयर डोर स्टेप, सीधा बोल दिया। यही तो रसिया भी बोल रहा था अब तक कि सिंस यूक्रेन को आप नाटो मेंबर बनाना चाहते हो, अब ये नाटो मेंबर हमारे दरवाजे पर खड़ा हो गया, हमारे पास कोई बफर नहीं रहा है, नो बफर कंट्री बिटवीन नाटो मेंबर एंड रसिया, एंड दैट इज द रीजन आई एक्चुअली अटैक्ड यूक्रेन।
यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दी। He criticized Joe Biden, that is present president of USA, supporting Ukraine's NATO membership, suggested that Russia's concern about NATO expansions they are valid। सीधा बोल दिया। अब इन्होंने सीधी सीधी एक क्लीन चिट दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप हैज गिवन ए क्लीन चिट। किसको दे दी क्लीन चिट? दे दी है व्लादिमीर पुतिन को। अब पुतिन खुश हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, रियलिटी चेक अगर हम देखें कि क्या रसिया के बॉर्डर जो कंट्रीज है वेदर दे आर नाटो मेंबर और नॉट, तो आपको पता चलेगा कि 1949 में नॉर्वे बिकेम ए फाउंडिंग नाटो मेंबर, जबकि ये भी रसिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है। 1999 में पोलैंड आल्सो ज्वाइन नाटो, इट आल्सो शेयर बॉर्डर विद रसिया। 2004 में एस्टोनिया, लात्विया एंड लिथुनिया दे आल्सो बिकेम द नाटो मेंबर, दे आल्सो शेयर द बॉर्डर। एंड 2023 में फिनलैंड आल्सो ज्वाइन नाटो मेंबर। करेक्ट है? तब तो रसिया ने बवाल नहीं मचाया, लेकिन यूक्रेन के केस में ऐसा क्यों किया है, यह सोचने वाली बात है। तो आप देख सकते हो कि रसिया आपका ये पूरा न्यू बॉर्डर, सारे लोग जो है ना वो कहां पे है, ये रसिया से बॉर्डर पास कर रहे हैं। अब यहां पे क्या है, यूक्रेन नाटो एप्रिसिएशन क्या है। अब यूक्रेन का जो पुश फॉर नाटो मेंबरशिप था ये कहां से आया? यूक्रेन क्यों नाटो ज्वाइन करना चाहता था? यूक्रेन वाज ज्वाइनिंग बिकॉज रसिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था इन 2014 में, तो इसको डर था कहीं यूक्रेन को भी अपने कब्जे में ना कर ले। एंड इसीलिए यूक्रेन की डिजायर थी कि हम बन जाएं नाटो के मेंबर। और इसी को बोल के इन भाई साहब को, जो यूक्रेन के जो जेलेंस्की, इनको लोगों ने कुदा दिया बोल के कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम लड़ जाओ। ऐसा होता है गांव में, छोटे बच्चे को बड़े बच्चे को लड़ा देते हैं कि जब तुम हारने लगोगे हम आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे ही इनको पागल बना दिया और ये कूद भी गए, और अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं उतना। ठीक है, अब जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन इस बात का क्या होगा? इस बात का इंप्लीकेशन ये होगा ट्रंप के स्टेटमेंट का, इट कुड बी सीन एज लेजिटिमाइजिंग रसियास इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। आपने क्या किया कि जो रसिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, यू हैव लेजिटिमाइज्ड दैट। अब रसिया कुछ और भी कर सकता है, और ऐसा इसलिए किया है बिकॉज जो लगता है मुझे कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में भी ये चल रहा है कहीं ना कहीं ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करना। तो आज वो रसिया को सपोर्ट करेंगे, कल रसिया इनको सपोर्ट करेगा। अल्टीमेटली एम वही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। करेक्ट? और इससे इन्होंने क्या किया, इट अंडरमाइन नाटोस रोल आल्सो एज ए डिफेंसिव अलायंस बिल्ट ऑन म्यूचुअल कंसेंट। इन नाटो की जो ताकत है वो भी इन्होंने कम कर दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब पनामा कनाल पे नजर आ गई इनकी। अब इन भाई साहब की नजर आ गई पनामा कनाल पे। इन्होंने क्या बोला है, ये बोल रहे हैं पनामा कनाल को डिस्क्राइब किया है कि इट्स कंट्रोल बाय चाइना इज एब्यूज ऑफ यूएस जनरसिटी। डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना जो है ना, चाइना हैज कंट्रोल पनामा कनाल, और ये जो है ना आप मेरी भलाई का मिसयूज कर रहे हो। ही कॉल्ड कैनाल वाइटल फॉर यूएस इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड हिंटेड एट मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्शंस टू रीगेन कंट्रोल। ये बोले कि हम पैसा भी यूज कर सकते हैं और हम फोर्स भी यूज कर सकते हैं टू गेट कंट्रोल ऑफ पनामा। आपको बता दें कि पनामा पहले से जब बना था तब ये यूएस के कंट्रोल में ही था, उसके बारे में हिस्ट्री हम पढ़ेंगे अभी। ये आपका फॉर एग्जांपल, ये इन्होंने बोला है, ये पनामा कनाल है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, फॉर एग्जांपल ये है। इसमें जस्ट फॉर एग्जांपल आपके दो पोर्ट है। अब इनका जो मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इनका ये है कि जो ये दो पोर्ट है, एक पोर्ट यहाँ पे और एक पोर्ट यहाँ पे है। ये पोर्ट इनको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये चाइना के अंडर है, कि दे आर कंट्रोल्ड बाय द चाइना। लेकिन चाइना बोलता है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय सीके हचिंसंस होल्डिंग्स। लेकिन ये कंपनी समहाउ चाइना के कंट्रोल में भी हो सकती है। इसीलिए यूएस को फियर एक ऐसा न हो कि पनामा कनाल उनके कंट्रोल में चली जाए। अगर कंट्रोल में चली गई तो यूएस का जो फॉर एग्जांपल ट्रेड है, जो यूएस यहां से अपना शिप बेचता है, यूएस को प्रॉब्लम हो जाएगा। ये यूएस का इशू है। अब पनामा कनाल का फायदा देखो ये क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ यू चेक इट ओवर हियर, अगर यूएस को यहां से डायरेक्टली यहां सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाना है, ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। करेक्ट है? ये छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। और शिप से अगर जाओ तो शिप से आपको ऐसे जाना पड़ेगा, यहां से और ये
ये अराउंड आपको 22,500 किलोमीटर सफर तय करना है। जबकि जब पनामा कनाल बना दिया गया, नाउ दे कैन शिप डायरेक्टली गो फ्रॉम हियर टू हियर, and that distance got reduced to 8,000 kilometer from 22,500 kilometer, and that is the benefit of Panama Canal. It reduced the distance, इसने अपनी distance कम कर ली। तो अब सैन फ्रांसिस्को पोर्ट से न्यूयॉर्क पोर्ट जाना इजी हो गया, जस्ट आपको 8,000 किलोमीटर ही चलना है, ठीक है। तो ये तो हुआ बेनिफिट यूएसए के लिए। अब यूएसए बेसिकली क्या है, इट इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ पनामा कनाल, सबसे बड़ा यूजर कौन है, यूएसए ही है। With total US community export and import contains representing around 73% of Panama Canal traffic. तो 70% Panama Canal traffic जो है उन्हीं का ही है। And 40% of all US container traffic travels through Panama Canal every year, and in all $270 billion in cargo annually. इतना सारा जाता है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि जितने भी टोटल यूएस के कंटेनर है, जैसे आउट ऑफ 100 कंटेनर्स 40 कंटेनर्स तो पनामा कैनाल से ही पास होते हैं। वहीं पर अगर हम चाइना की बात करें कि चाइना का पनामा कैनाल से क्या इंपॉर्टेंस है, अगर चाइना को न्यूयॉर्क पोर्ट आना है तो चाइना कैन कम फ्रॉम देयर पैसिफिक ओशन को क्रॉस किया, पनामा कैनाल को क्रॉस किया और न्यूयॉर्क पोर्ट में आ गया, तो चाइना को भी फायदा है। इसीलिए चाइना वांट टू कंट्रोल ओवर हियर आल्सो। और ये क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक संदेश है कि हमें पनामा कैनाल को वापस कब्जे में लेना है। अगर फॉर एग्जांपल वो रूट ना हो, इफ दैट इज नॉट द रूट, एंड इफ यूएसए वांट टू गो टू द चाइना, तो कैसे जाएगा, ये आपका अटलांटिक ओशन क्लियर किया, मेडिटेरियन सी में आए, मेडिटेरियन सी के बाद आप रेड सी में चले गए, रेड सी के बाद फिर यहां से आके आप इंडियन ओशन में जाके एंड देन मलक्का स्ट्रेट्स होके देन ओनली यू विल गेट द चाइना। दिस इज अनदर अल्टरनेटिव रूट। अब आते हैं फॉर एग्जांपल पनामा कनाल के बारे में। सो पनामा कनाल हमने आपको ऑलरेडी दिखाया, दिस इज अ पनामा कनाल। सो पनामा कनाल बेसिकली 1880 में फ्रेंच यूएस कंपनी उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि हु ओन्स पनामा कनाल। सो कंस्ट्रक्शन इन यूएस कंट्रोल, इट वाज बिल्ट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स 1904 से लेकर 1914 तक। यूएस मैनेज्ड कैनाल फॉर सेवरल डिकेड्स। फिर क्या हुआ कि 1964 इवन पहले जो पनामा था इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ कोलंबिया, तो वहां पे झगड़ा हुआ तो पनामा एक नया कंट्री बनाया गया, करेक्ट है। तो इसमें भी यूएस का ही हेल्प है। अब पनामा कनाल बनने के बाद जब ये पूरा कंट्रोल था, किसके अंडर था, व्हेन इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ फॉर एग्जांपल टू द यूएस, 1964 में क्या हुआ कि जो पनामा के जो लोग थे उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। वो क्यों स्टार्ट किया, वो ये बोले पनामा कनाल में आपने यूएस का फ्लैग लगाया है, आपने पनामा का फ्लैग नहीं लगाया है। तो इसलिए 9 जनवरी 1964 में, आपको बता दूं आज की डेट है वो, ये कोइंसिडेंस है, टुडे आल्सो 9 जनवरी, एंड 9 जनवरी 1964 में एंटी अमेरिकन रॉयट स्टार्ट हुआ था इन यूएस कंट्रोल कैनाल जोन लीड टू ट्रीटी रीनेगोशिएशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग प्रोटेस्ट। और 1977 में एक ट्रीटी साइन हो गई जिसको हमने नाम दिया टॉरेजोस कार्टर ट्रीटी। जो कार्टर उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साइन किया और ये गारंटी किया परमानेंट न्यूट्रलिटी एंड इवेंचुअल पनामियन कंट्रोल, कि हम आखिर में जाके पनामा जो कनाल है उसको पूरा पनामा को ही दे देंगे। तो पनामा का फुल कंट्रोल होगा। देखो आप, ये ट्रीटी साइन हुआ, ये पनामा के साइड से, ये जिम्मी कार्टर यूएस प्रेसिडेंट है। और जब ये ट्रीटी हुआ तो यहाँ पे देख सकते हो फुल कंट्रोल हैंडेड टू पनामा इन 1999, पूरा कंट्रोल पनामा को मिल गया 1999 में ओनली। नाउ कनाल इज नाउ ऑपरेटेड बाय पनामा कैनाल अथॉरिटी। अभी इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, पनामा कैनाल अथॉरिटी ऑपरेट कर रहा है। अब पनामा ने कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया भाई, इनका भी देख लेते हैं। जो ये पनामा का प्रेसिडेंट है उन्होंने सिंपल बोला है, क्या बोला, देखो सभी लोग एक ही लैंग्वेज बोले, एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ पनामा कैनाल एंड इट्स एडजेसेंट एरिया बिलोंग टू पनामा। सिंपल बोल दिया भाई, आप कैसे लड़ लोगे उसे, वो डोनाल्ड ट्रंप है, इतना बड़ा बड़ा मत बोला करो, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है। डिनाइड ओवरचार्जिंग यूएस वेसल्स क्लेमिंग रेट्स आर नॉट आर्बिट्रेरी, क्योंकि यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ये बोला कि इन्होंने इतना रेट ज्यादा कर दिया है कि हम पे खतरा हो गया, हमें बहुत ज्यादा चार्जेस देना पड़ रहा है, जबकि कनाल तो हमने ही बनाई थी और आपने हम ही पे इतना चार्ज लगा दिया है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो चार्जेस रेट्स बढ़े ये सभी पे बढ़े हैं, आपका सिर्फ यूएस पे नहीं है, कोई भी सिर्फ यहां से गुजरेगी, दे नीड टू पे दैट मच ऑफ इट, ठीक है।
अब ऐसा रेट क्यों इंक्रीज हुआ, इंक्रीज क्यों हुआ? इन्होंने बोला रेट इंक्रीज ड्यू टू सीवियर ड्रॉट स्टार्टिंग इन 2023 basically by El Nino and climate change. Panama justified the hike as necessary for canal operations. उन्होंने बोला बिकॉज ऑफ ड्रॉट जो वाटर लेवल है वो रिड्यूस हो गया, हमें इसको ऑपरेट करने के लिए उन सबको ठीक करना है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। इसका इंपैक्ट यूएस में इसलिए हो गया बिकॉज यूएसए बीइंग द बिगेस्ट यूजर ऑफ कैनाल फेसेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट फ्रॉम द हायर फीस। मैंने आपको बताया था कि 40% ऑफ द टोटल कंटेनर जो यूएस के पास होते हैं दे आर पासिंग थ्रू द पनामा कैनाल ओनली, तो उसको इसका ज्यादा इंपैक्ट होगा। अब चाइना का रोल क्या है? चाइना बोल रहा है कि नो चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस, ये चाइना के प्रेसिडेंट है, इन्होंने क्या कि नो चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस, आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे कोई चाइनीज प्रेजेंट नहीं है। क्लेम ऑफ चाइनीज सोल्जर्स ऑपरेटिंग द कैनाल आर फॉल्स, उन्होंने सीधा बोल दिया। उन्होंने बोला इसके लिए पनाल जो पनामा कैनाल अथॉरिटी है वो ऑपरेट कर रही है। एंड पनामियंस प्रेसिडेंट ने और ये किया देयर आर नो चाइनीज सोल्जर्स इन द कैनाल, जो कि एक डोनाल्ड ट्रंप का फियर है। और चाइना इकोनॉमिक रोल क्या है? बिकॉज चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ कैनाल आफ्टर द यूएसए, यूएसए के बाद सबसे बड़ा अगर कोई यूजर है तो वो चाइना है। इन 2017 पनामा कट टाइज विद ताइवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताइवान के साथ टाई कट कर लिया, क्यों? चाइना को खुश करने के लिए। एंड रिकॉग्नाइज बीजिंग स्ट्रेंथनिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, कि ताइवान को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया ताकि चाइना खुश हो जाए। अब आते हैं मैक्सिको के बारे में। अब यहां पे ये योगी आदित्यनाथ बन गए, इनके अंदर क्या हुआ, योगी जी की आत्मा घुस गई, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश सीएम की। उन्होंने बोला है कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका भैया नाम चेंज करो, गल्फ ऑफ अमेरिका में कर लेते हैं। एंड ही क्रिटिसाइज्ड मैक्सिकोस गवर्नेंस एंड ड्रग कार्टेल इन्फ्लुएंस, ये बोला है, और सजेस्ट किया है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम कर देते हैं गल्फ ऑफ अमेरिका में। और ये बोला है कि वी नीड टू एड्रेस ट्रेड डेफिसिट एंड माइग्रेशन कंसर्न, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है बिटवीन मैक्सिको एंड द यूएसए। क्लियर है कि नहीं? जैसे हर बॉर्डर कंट्री में ये होता है प्रॉब्लम, सेम यहां पे भी है। अब अगर हम देखें तो एक पर्सन ने क्या किया है, एक ह्यूमरस ट्वीट शेयर किया, उसने बोला कि आप सब नाम बदल दो, इसको अमेरिका कर देते हैं और कनाडा को क्या कर देते हैं, कैमरिका कर देते हैं, इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर देते हैं, मैक्सिको को अमेरिको कर देते हैं, सारा ब्राजील को ब्रामेरिका कर देते हैं, अटलांटिक ओशियन जैसे उसको पैसिफिक उसको अमेरिकन ओशियन कर देते हैं। ऐसा उन्होंने एक ह्यूमरस ट्वीट दिया है, छोड़ते हैं उसको। अब मैक्सिको ने क्या रिप्लाई दिया है? जो मैक्सिको प्रेसिडेंट है इन्होंने बोला है कि भैया नाम रख देते अमेरिका मैक्सिकाना, जो नॉर्थ अमेरिका है जो पूरा है उसका पूरा नाम कर देते अमेरिका मैक्सिकाना, सीधा बोल दिया इन्होंने। इन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया, ग्लोब के सामने खड़े होके और दिखाया, देखो इसका नाम है मैक्सिकाना अमेरिका, सीधा बोला है सजेस्ट दैट नॉर्थ अमेरिका शुड बी रीनेम्ड एज अमेरिका मैक्सिकाना, सिंपल बोल दिया इन्होंने। ये दो कदम आगे निकल गई कि तुम इतना बोलोगे हम उतना बोल देंगे, ये चीज हुआ। अब ट्रम्प का अमेरिका के मैक्सिको के साथ हमेशा झगड़ा रहा है, जैसे पिछले बार हमने देखा जो 1.0 जो फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने वॉल बनाना शुरू कर दिया था, तो इनका झगड़ा बहुत पुराना है। अगर फिर उन्होंने ये बोला कि ऑन 25% टैरिफ ऑन मैक्सिकन इंपोर्ट, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं जो भी इंपोर्ट होता है मैक्सिको से, तो सी वांट दैट प्रोपोज्ड टैरिफ वुड बी अनएक्सेप्टेबल, इसने सीधा बोल दिया मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने। एंड हाईलाइटेड द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस लाइक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जॉब लॉस होंगे, कहां पे, बोथ यूएस एंड मैक्सिको। इन्होंने बोला अगर तुम टैरिफ बढ़ाओगे तो हम भी बढ़ा देंगे, तो दोनों को घाटा होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। अब नेक्स्ट है क्या ट्रंप नाम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? तो नाम रखता कौन है? तो जो नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक है, तो जो वाटर बॉडीज के नाम है वही लोग रखते हैं, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक, नॉट हाइड्रोलॉजिकल्स, ओके, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है दैट नेम एंड स्टैंडर्डाइज ग्लोबल सी एंड ओशियंस। ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लो कौन इसको स्टैंडर्डाइज करता है। यूएस एंड मेक्सिको दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस, इंश्योरिंग नेम्स आर कंसिस्टेंट इंटरनेशनली। लोकल रीनेमिंग एग्जांपल, मतलब अगर कोई
वाटर बॉडी, अगर कोई माउंटेन, ओके, कोई भी रीजन जो है ना, वो अगर आपके कंट्री के विद इन है पूरा, तो डेफिनेटली आप नेम चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ जैसे 2015 में प्रेसिडेंट ओबामा है चेंज द नेम ऑफ दिस माउंट मैकिनली टू देनाली माउंटेन, ओके, बिकॉज ये पूरा यूएस बॉर्डर में आता है। आप देख सकते हो जो अलास्का है, अलास्का में माउंट मैकिनली है, इसका नाम चेंज करके कर दिया देनाली माउंटेन। तो अगर आपके वो माउंटेन रीजन पूरा आपके एरिया में आता है, एक ही कंट्री आपकी कंट्री में आता है, किसी और कंट्री में वो शेयर नहीं करता है, देन डेफिनेटली यू कैन चेंज द नेम। अब आते हैं इंटरनेशनल नेमिंग डिस्प्यूट, क्या ये पहला ही है? ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो इसको हम बोलते हैं सी ऑफ जापान। अब सी ऑफ जापान जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो यू कैन सी कि जापान भी यहाँ पे है, जापान एंड नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रसिया, और फिर ये आपका सी ऑफ जापान है, ठीक है, ईस्ट से इसको बोलते हैं। ये लोग भी खुश नहीं कि इसका नाम आपने जापान के ऊपर क्यों रख दिया, ये बोल रहे हमारे ऊपर रखो या किसी और के ऊपर रखो। तो ऐसा डिस्प्यूट है जैसे सी ऑफ जापान डिस्प्यूट, ये इन्वॉल्व साउथ कोरिया ये बोलता है कि जब जापान हमारे ऊपर कॉलोनी की तरह इन्वेट करा था उस समय इसने ये नाम रखा है, तो नेम शुड बी चेंज, इसलिए उसको समटाइम्स ईस्ट सी भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि और एक तगड़ा दिया है बयान, क्या दिया, इजरायली होस्टेज गाजा में। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है ऑल हेल विल ब्रेक, डोनाल्ड ट्रंप वार्न हमास एज ही सेट्स डेडलाइन फॉर होस्टेज रिलीज। सिंपल बोला है कि भैया जैसे ही मैं 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनूंगा उससे पहले जो भी आपके होस्टेज हैं उन सबको रिलीज कर दो, नहीं तो हम आग बरस देंगे, ऐसा बोला है। वार्न ऑफ ऑल हेल ब्रेकिंग आउट इफ होस्टेज वर नॉट रिटर्न बाय हिज इनॉग्रेशन, और वो डेट है 20 जनवरी, सीधा बोल दिया इन्होंने। तो ये फॉर एग्जांपल बोल के कि भैया यहां पे हम आग बरसने वाले हैं अगर आपने जल्दी नहीं किया। उसके बाद कनाडा को भी यूएस स्टेट बना चाहते हैं। ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया जो आर्टिफिशियल लाइन है, जो बॉर्डर है बेसिकली बिटवीन कनाडा एंड द यूएसए, दिस इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, एक सीधी लाइन है, इसको हम 49th लाइन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ पे सीधा बोला है कि इतना सारा हमारा ट्रेड डिफिसिट है, इतना सारा हम सब्सिडी देते हैं कनाडा को, तो बेटर है कनाडा को हमारे में 51 स्टेट ही बना दो, कनाडा के लोगों को फायदा होगा, टैक्स कम होगा, सपोर्ट तो हम ही कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। तो उन्होंने बोला कि भैया जो नया जो मैप होगा वो ये होगा, नया मैप कौन होगा, ये वाला अखंड अमेरिका, जैसे अखंड भारत होता है तो ये होगा अखंड अमेरिका, ये यूएसए ये कनाडा अब सब मिल जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था, मैनी पीपल इन कनाडा दे लव बीइंग द 51st स्टेट, करेक्ट है, the United States can no longer suffer the massive trade deficit and subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this and resigned. देखो कब दिया इन्होंने, बोला है कि जस्टिस ट्रूडन जो प्राइम मिनिस्टर है यूएसए सॉरी कनाडा के, उन्होंने जिस दिन रिजाइन की बात किया उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट मार दिया, इफ कनाडा मर्ज्ड विथ यूएस देयर वुड बी नो टैरिफ्स, taxes would go away down and they would be totally secure from the threat of Russian and Chinese ships that are constantly surrounding them together. What a great nation it would be. ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। अब इसके बदले में जस्टिन ट्रूडो जो उन्होंने भी बोला है कि there is not a snowball's chance in hell that Canada would become the part of USA. Workers and communities in both our countries benefit from being each other's biggest trading and security partners. ऐसा बोला है। अब सोचो कनाडा भी नाटो का मेंबर, यहाँ पे भी झगड़ा हुआ कि नहीं, इसलिए हम बोला था कि अब तो नाटो आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिए है ना। इनके बोलने के बाद एलन मस्क भैया कहाँ चुप बैठने वाले हैं, एलन मस्क भैया आ गए वहां से। एलन मस्क भैया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गर्ल यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा एनीमोर, सो डज नॉट मैटर व्हाट यू से, ऐसा इन्होंने बोल दिया। तो ये हमने बोला है कि दिस इज ऑल व्हाट एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो न्यूज कॉन्फ्रेंस में इतनी सारी बातें की, डेफिनेटली सब कुछ वो करने वाले नहीं, जैसे मैंने बोला ना, ओवर आस्क करने की उनकी स्ट्रेटजी है कि हम बहुत बड़ा कुछ बोलेंगे तो कम से कम छोटा तो हम ले ही लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंसी के टाइम में हमने देखा था,
अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, जिसमें वो समहाउ सब कंट्री के साथ जो ट्रेड पैक्ट है उनको अमेरिका के फेवर में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कुछ और कई सारे कंट्रीज हैं जिसके साथ ट्रेड डेफिसिट है, उस ट्रेड डेफिसिट को डाउन करना है, इसलिए हम इतना बड़ा बड़ा बात मांग लेंगे तो ये हम अपने आप ही हमारी बात सुन लेंगे। तो ये था बेसिकली आज का एपिसोड कंप्लीटली। अगर आपको पसंद आया हो डेफिनेटली लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स जो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उन तक भी शेयर कर दो। थैंक यू।